अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय दिशान हफीज़। हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पास्ट पेपर के हम एमसीक्यू डिस्कस करें ईयर 2021 से लेके ईयर 2010 2011 तक। पहला एमसीक्यू हमारे पास लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ कॉस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस बीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू कॉस गैमा अपॉन सी देन ट्रायंगल इज डैश। यानी जो ट्रायंगल है ए बी सी वो हमारे पास क्या होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जब कॉस अल्फा अपॉन ए कॉस बीटा अपॉन बी और कॉस गैमा अपॉन सी हो तो ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर ये मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री मिनट्स के हवाले से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, उस प्लेलिस्ट के अंदर भी और बाकायदा तौर पर फर्स्ट ईयर साइंस न्यू बुक के हवाले से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये लेक्चर्स मौजूद हैं जहाँ पर इस चैप्टर के हवाले से मैंने आप लोगों को 30 फार्मूलाज बनाना सिखाए थे, जिसका टैगलाइन ये रखा गया था, रट्टा लगाना मना है। तो वहाँ मैंने आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में जो 30 रिलेशनशिप्स बनते हैं उन तमाम के तमाम फार्मूलाज को ड्राइव करना सिखाया था कि आप रट्टे से बचकर फार्मूला ड्राइव कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फा अपॉन ए, तो मैंने आप लोगों को पहले भी निशानी बता रखी है कि साइन अल्फा का मतलब जिस भी एंगल की बात करते हैं साइन में उसकी साइड नहीं होती। अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा होता है ए पर, बीटा होता है बी पर, गैमा होता है सी पर। अगर अल्फा की बात करें तो फॉर्मूले में ए नहीं होगा। देखें इन तीनों ऑप्शंस के अंदर फॉर्मूले में ए मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों फॉर्मूला हमारा आंसर नहीं हो सकते। हमारा आंसर वो हो जाएगा जहां पर हमारे पास ए मौजूद नहीं है। तो फॉर्मूला बन गया अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन का बी सी। मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ था साइन बीटा अपॉन टू, तो साइन बीटा अपॉन टू में फॉर्मूले में बीटा नहीं होता, यहाँ पर लिखा होता एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। अगर यहाँ पर गैमा होता तो साइन गैमा अपॉन टू हमारे पास बन जाता एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। सिमिलर वे में मैंने और भी बहुत से फॉर्मूलाज आप लोगों को वहाँ पर बनाना सिखाए हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा अपॉन आर थ्री। आर थ्री क्या होता है भाई, आर वन होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, आर टू होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, आर थ्री होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो हमने डेल्टा की जगह पर डेल्टा छोड़ दिया और ये जो नीचे आर थ्री लिखा हुआ है इस आर थ्री की जगह पर हमने लिखा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये डबल डिवाइड हो रहा था, डबल डिवाइड से मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब हम लेकर आए हैं तो ये बन गया एस माइनस सी ऊपर चला गया, डेल्टा नीचे आ गया, डेल्टा से डेल्टा हमारे पास क्या हो गया है बेटा, कैंसिल। तो हमारे पास आंसर बचा है एस माइनस सी। इसी तरीके से अगर स्मॉल आर की वैल्यू यानी अगर इन रेडियस की वैल्यू आपसे पूछी जा रही हो तो इन रेडियस के लिए भी बाकायदा तौर पर फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है एस अपॉन डेल्टा। किसी भी बच्चे ने अगर मेरा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना है तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप करें, पहले जाएं उस प्लेलिस्ट के अंदर, फर्स्ट ईयर साइंस न्यू बुक की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप मेरा पूरा का पूरा एक लेक्चर सुन लें। 25 मिनट की छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने 30 फार्मूलाज बनाना सिखाएं। वो सुनने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो इंशाल्लाह ए टू जेड सारे के सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आ जाएंगे। ईयर 2018 पर हम आ गए, हमारे पास लिखा हुआ है इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ गैमा इज 90 डिग्री देन द लॉ ऑफ कोसाइन इज डैश। अब गैमा 90 इसका मतलब है कॉस 90, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन के 3 फॉर्मूले हैं जिनमें से एक यहाँ पे लिखा हुआ है सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस का जो भी एंगल है हमारे पास। देखें सी में गैमा एंगल होता है, अगर यहाँ ए स्क्वायर होगा तो यहाँ अल्फा एंगल होगा, अगर यहाँ बी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर बीटा हमारे पास क्या होगा बेटा, उसका एंगल होगा। 3 सिमिलर फॉर्मूलाज हैं, जो साइड लेफ्ट हैंड साइड पर है उसे छोड़कर बाकी 2 साइड हमारे पास कहाँ होती है, राइट हैंड साइड पर। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। जब गैमा की वैल्यू हमने 90 पुट की तो कॉस 90 होता है हमारे पास 0, ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई 0, तो बच गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर लिखा होता बीटा इज इक्वल टू 90 तो फॉर्मूला बनता बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये वाली वैल्यू फिर से क्या हो जाती बेटा, 0 हो जाती। सिमिलर वे में अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, आगे बढ़ जाएं, 2016 में हमारे पास एक सवाल आया हुआ है, क्या कह रहे हैं, सॉरी 2017 में, द सर्कल इंस्क्राइब्ड विद इन अ ट्रायंगल सो दैट इट टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड, दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल के अंदर बनता हो और वो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता हो उसे कहते हैं इन सर्कल। ऐसा सर्कल जिसके अंदर ट्रायंगल बनता हो, ये वाला जो सर्कल है ना ये ट्रायंगल के अंदर बनता है। ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर बनता हो उसका नाम है इन सर्कल। ऐसा सर्कल यानी सर्कल बाहर हो ट्रायंगल अंदर हो उसे हम कहते हैं बेटा सर्कम सर्कल। 2016 में अगर हम देखें लिखा हुआ इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर
5, 6 एंड 7 यूनिट देन 2s इज इक्वल्स टू डैश। तो 2s का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस b प्लस c। इन सिंपल वे तीनों की तीनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास 2s का आंसर आ जाएगा। अगर इसी सवाल में हमसे s की वैल्यू पूछी होती तो हम तीनों साइड्स को प्लस करते और 2 से क्या करते बेटा, डिवाइड करवा देते, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाता 9। बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ पर हमारे पास एक MCQ है, फॉर्मूला हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 2015 में कि इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ABC देन a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज डैश। वो होता है हमारा किसके बराबर बेटा, s के बराबर। MCQ नंबर 9 कह रहे हैं इन अ ट्रायंगल ABC इफ एंगल A इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन देन लॉ ऑफ कोसाइन इज डैश। अगर एंगल A स्टैंडर्ड पोजीशन पर होगा तो बताएं हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन क्या बन जाएगा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बात समझाई कि फॉर्मूले में होता है दो वैल्यूज़ के स्क्वायर का सम और बीच में होता है माइनस का 2ab। देखें क्या इस ऑप्शन ए में -2ab है, आप कहेंगे नहीं। क्या इसमें -2ab है, आप कहेंगे नहीं। क्या इसमें -2ab, आप कहेंगे नहीं। क्या इसमें -2ab या -2bc या -2ac है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हमारे पास दो टर्म्स स्क्वायर हो रही हैं उन्हीं दोनों को -2 से मल्टीप्लाई करवा के एक एंगल है, ए का एंगल होगा अल्फा या ए, ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। मेरे बच्चे यहाँ पर बोल रहे होते बी स्टैंडर्ड एंगल है। क्या स्टैंडर्ड एंगल है, बी। अगर बी स्टैंडर्ड एंगल होता तो यहाँ लिखा हुआ होता बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac कॉस का बीटा, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया। ये 2014 और 2012 में सेम फॉर्मूला आया है। अगर हमारे पास कैपिटल आर का रेडियस यानी पूछा जा रहा हो हमारे पास, तो उसका फिक्स फॉर्मूला है ABC/4 का डेल्टा, जो कि हम रेगुलर क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम देखें अगर 2013 में और 2009 में एक जैसे MCQ हमसे पूछे गए हैं, क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताओ इनमें से कौन सा एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो सकता है। अब आप कहेंगे सर एरिया ऑफ द ट्राइंगल का ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये भी मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो में बड़ी तफसील से मैंने बनाना सिखाया है। 1/2 इज फिक्स। जो भी दो साइड्स हमारे पास होंगी उनका एंगल मौजूद नहीं रहेगा, एंगल होगा हमेशा तीसरी साइड का। जैसे देखें यहाँ पर ए और बी है तो एंगल होना चाहिए गैमा, यहाँ पर गैमा नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये AC की साइड मौजूद है यानी A और C, क्या मिसिंग है बेटा, B, तो बीटा होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन बीटा नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 1/2 BC साइन बीटा। अब ये BC मौजूद है तो यहाँ पर होना चाहिए था अल्फा, बीटा नहीं चलेगा। अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं जिसको मैंने बॉक्स बना रखा है 1/2 BC साइन A या साइन अल्फा, तो B और C में A मौजूद नहीं है, इसलिए एंगल में क्या लग गया बेटा, A। तो इसके हमारे पास 3 अदद फॉर्मूलाज बनते हैं। अगर AB होता है तो साइन के साथ होता है गैमा, अगर BC होता है तो साइन के साथ होता है अल्फा, अगर AC होता है तो साइन के साथ होता है बीटा। फिर से वैसा ही मिलता जुलता MCQ। 2s की वैल्यू पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अगर ये 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की तो 2s क्या आएगा। हमने तीनों को प्लस करा तो हमारे पास 2s की वैल्यू आ गई बेटा 12। 2010 को देखते हैं, हमारे पास क्या कह रहे हैं, इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, s फाइंड करें। तो ये फॉर्मूला भी अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमने तीनों साइड्स को प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 10/2 इज 5 यूनिट्स। MCQ नंबर 14 ईयर 2010। फिर से वही सिमिलर सवाल, कह रहे हैं कि एंगल B जो है वो हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन पर है, यानी बीटा जो है वो हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। तो आप देखें यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पर गैमा है, यहाँ पर AC है, यहीं पे बीटा लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर बीटा तो इसके नीचे वाले में भी लिखा हुआ है, तो तीनों की तीनों साइड कभी भी प्लस नहीं होती। एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पर होगी, दो साइड प्लस हो रही होंगी। अब अगर मैं इनमें से किसी भी एक साइड को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊँगा ना तो वो नेगेटिव हो जाएगी, तो मुझे नेगेटिव साइड नहीं चाहिए। तो मेरा आंसर हो गया B² इज इक्वल टू A² प्लस C² -2AC कॉस का बीटा। फिर MCQ नंबर 15 देखते हैं ज़रा, उसमें क्या कह रहे हैं अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या हो हमारे पास बराबर हों। अगर एक अदद इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी A बराबर है B के और B बराबर है C के, उन सब का नाम हमने X रखा हुआ हो, तो ABC ट्राइंगल के अंदर बताओ S हाफ ऑफ द पैरामीटर क्या होगा। तो S का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C, यानी X प्लस X प्लस X/2। जब हम तीनों साइड को प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3X/2। MCQ नंबर 16 देखें, फिर से एरिया पूछ रहे हैं, तो BC है तो एंगल कौन सा होगा बेटा, अल्फा। यहाँ पर AC है तो एंगल कौन सा होगा, बीटा। ये भी बहुत तफसील से मैंने आप लोगों को बताया।
अब ये जो MCQs नंबर 18 और 20 है ना, ये ज़रा लॉजिकल है। मैं बीच में 19 वाला पहले समझा देता हूँ, फिर 18-20 पर आते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अगर R1 की वैल्यू, तो ये भी थोड़ी देर पहले बताई, R1 होता है देखें डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस बी, R3 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस सी। अब आ गए हम MCQs नंबर 18 पे, जो कि सप्लीमेंट्री के पेपर में एक मरतबा पूछा गया, और ये एप्टीट्यूड टेस्ट में, नस्ट में, NED में, फास्ट में ऐसे MCQs कई मरतबा पूछे जा चुके हैं। तो रेगुलर पेपर में भी आ सकते हैं क्लास फर्स्ट ईयर साइंस के, और ये किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तीन साइड्स के जो एंगल्स होते हैं, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशो, उन तीनों एंगल्स का रेशो हमारे पास मौजूद है 4:6:8। कह रहे हैं बताओ लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा। अब लार्जेस्ट एंगल देख के तो ऐसा लगता है सर 45, 60, 80, 90, अरे ये क्या पूछ रहे हैं हमसे। लार्जेस्ट एंगल का मतलब सर आसान सी भाषा में 90 है। अरे सर आपने 80 पे बॉक्स क्यों बना दिया, आपने शायद गलती से यहाँ लिख दिया। तो नहीं मेरा बच्चा, मैंने गलती से यहाँ नहीं लिखा, 90 का आंसर नहीं है, क्योंकि सवाल में आपसे ये नहीं पूछ रहे दिए गए हुए ऑप्शन में से बताओ सबसे बड़ा कौन सा है। ना मेरा बच्चा, आपसे ये पूछ रहे हैं ये बताओ इन रेशोज के मुताबिक सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो ये याद रखें कि जिसकी साइड या जिसका रेशो सबसे ज़्यादा है बेटा, उसका एंगल सबसे बड़ा है। तो मेरे पास ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये क्या है, गैमा है। मैंने लिखा अल्फ़ा 4 है, बीटा 6 है, और गैमा की वैल्यू क्या है, मेरे पास 8 है। तो अल्फ़ा, बीटा और गैमा, गैमा क्योंकि सबसे बड़ी साइड है तो मैंने ले लिया गैमा। इसका फॉर्मूला होता है रेशो अपॉन सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाइड बाय 180। अब ये सबके इंडिविजुअल रेशोज दिए हुए हैं, अल्फ़ा का भी, बीटा का भी, गैमा का भी। सम ऑफ रेशोज या सम ऑफ एंगल्स निकालेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या बन रहा है, 18 बन रहा है। मैंने क्या किया बेटा, रेशो जो कि 8 था मैंने ऊपर 8 लिखा, सम ऑफ एंगल या सम ऑफ रेशो 18 था मैंने वो नीचे रखा, मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने 180 से। तो ये कैंसिलेशन होने के बाद मेरे पास आंसर कितना आ गया बेटा, 80। तो अगर लार्जेस्ट एंगल पूछा है तो सबसे बड़े रेशो को रख रहे हैं। MCQs नंबर 20 में अगर स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है तो इसका मतलब ये हुआ सबसे छोटे एंगल को रख रहे हैं। तो सबसे छोटा देखें क्या है बेटा, 4। तो हमने लिखा भाई 4, यहाँ पर रेशो की जगह पर लिखेंगे 4। सम ऑफ रेशोज 18 है तो ये हो जाएगा 4/18 मल्टीप्लाइड बाय 180। ये एक MCQs मैंने क्वेश्चन बनाकर छोड़ दिया है। वो बच्चे जिन्होंने पूरी कंप्लीट वीडियो सुनी है और पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, वो MCQs नंबर 20 को सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि आप लोगों का आंसर क्या रहा है। मैं फिर से वाज़ेह करता चलूँ सर, स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब तो 10 होगा ना, नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा कि दिए गए हुए ऑप्शन में से छोटा वाला बताएं, कह रहे हैं इस कंडीशन के मुताबिक छोटा बताएं। तो मैंने आपको बता दिया 4 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा, 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ऑलमोस्ट मैं आपको आंसर बता ही चुका हूँ, बस आपने सिर्फ इसकी ब्लैंक को फिल करना है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ ट्रायंगल के डिफरेंट सॉल्यूशंस को हमने देखा है। ये पास पेपर के MCQs थे, कुछ MCQs 2-3 वो थे जो कि पेपर के लिए एक्सपेक्टेड है। इंशाल्लाह इसी चैप्टर का एक और वीडियो लेक्चर आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके अंदर बुक में मौजूद MCQs को आप लोगों के सामने सॉल्व करेंगे। टिल देन, जब तक कि मजीद कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिलता बेटा, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।